मैं विक्रांत आपका आपके YouTube चैनल स्टडी विद विक्रांत में स्वागत करता हूं। और मित्रों, आज हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसका नाम होगा वर्ल्ड करेंट अफेयर्स। वर्ल्ड करेंट अफेयर्स की यह सीरीज का पहला वीडियो होगा और जिसमें आपको विश्व में जो प्रमुख घटनाएं होंगी, भारत से जो इम्पोर्टेंट रहेंगे, भारत की नज़र से, भारत की दृष्टि से, उसे हम यहाँ पर देखेंगे। आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हो गया। तो इसमें हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका हम PDF आपको उपलब्ध करा देंगे। तो देखते हैं विश्व में क्या हाईलाइट खबरें हैं भारत की नज़र से, भारत की दृष्टिकोण से। पहला है सिनेमा स्कोप क्या है। सिनेमा स्कोप क्या है? हाल ही में भारतीय दूतावास ने 13 दिसंबर 2020 को चीन में एक फिल्म श्रृंखला सिनेमा स्कोप लॉन्च की है। तो हाल ही में भारतीय दूतावास ने 13 दिसंबर 2020 को चीन में एक फिल्म श्रृंखला सिनेमा स्कोप लॉन्च की है। यह श्रृंखला को विशेष रूप से शंघाई सहयोग संगठन SCO के लिए लॉन्च की गई है। तो यह श्रृंखला विशेष रूप से शंघाई सहयोग संगठन SCO के लिए लॉन्च की गई है। तो यह SCO एक संगठन है जिसका नाम है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, लॉन्च की गई है। देखते हैं इसका मुख्य बिंदु क्या है सिनेमा स्कोप का। इस कार्यक्रम का उद्घाटन चीन में भारतीय राजदूत और शंघाई सहयोग संगठन के महासचिव व्लादिमीर नोरो ने संयुक्त रूप से लॉन्च की है। तो भारतीय दूतावास और शंघाई सहयोग संगठन के जो महासचिव हैं, रूस के हैं इस समय, उनका नाम है व्लादिमीर नोरो ने संयुक्त रूप से लॉन्च किया है। बीजिंग में भारतीय दूतावास ने सिनेमा के माध्यम से संबंधों को मजबूत बनाने का फैसला किया है। गौरतलब है कि वर्तमान में SCO फिल्म फेस्टिवल पर भी विचार किया जा रहा है। सिनेमा स्कोप इस फिल्म श्रृंखला में 2 दर्जन से अधिक भारतीय फिल्मों को रूसी भाषा में डब किया गया है। तो भारतीय फिल्मों को रूसी भाषा में दिखाया जाएगा, कन्वर्ट किए गए हैं। यह श्रृंखला मासिक आधार पर प्रदर्शित की जाएगी। तो यह जो श्रृंखला होगी मूवीज़ की, यह मासिक आधार पर दिखाई जाएगी। फिल्मों की स्क्रीनिंग की शुरुआत प्रसिद्ध फिल्म 3 इडियट के साथ हुई। तो जो 3 इडियट फिल्म है उसके साथ इसकी शुरुआत हो गई है SCO सिनेमा स्कोप की। तो 3 इडियट्स के साथ इसकी शुरुआत की गई है। यह श्रृंखला वर्ष 2023 में SCO काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट की बैठक के भारत की अध्यक्षता तक जारी रहेगी। तो यह 2023 तक जारी रहेगी। भारतीय सिनेमा का महत्व क्या है देखते हैं रूस की और चीन की दृष्टि से। भारतीय सिनेमा ने बड़े पैमाने पर विश्व को प्रभावित किया है। सिनेमा ने भारत को अपनी संस्कृति, कल्चर और सभ्यता के संदेश को दुनिया तक पहुंचाने में मदद की है। शंघाई सहयोग संगठन के बारे में देखते हैं। यह एक राजनीतिक और सुरक्षा समूह है जिसका मुख्यालय बीजिंग में है। इसका मुख्यालय कहाँ है? बीजिंग में। रूस, चीन, गणराज्य किर्गिस्तान जैसे गणराज्य और तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपतियों ने वर्ष 2021 में शंघाई में एक शिखर सम्मेलन में SCO की स्थापना की है। तो इसमें रूस, चीन, किर्गिस्तान और गणराज्य, किर्गिस्तान गणराज्य, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान 2001 में की थी। यह 40% से अधिक मानवता और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 20% हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। तो सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 20% हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया वर्तमान में इसके पर्यवेक्षक हैं। तो अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया वर्तमान में इसके पर्यवेक्षक सदस्य हैं। वर्ष 2005 में भारत और पाकिस्तान को इस समूह में पर्यवेक्षकों के तौर पर शामिल किया गया। तो भारत पूर्णकालिक सदस्य नहीं है, भारत केवल एक पर्यवेक्षक के तौर पर शामिल है इसमें। तो दोनों देशों ने वर्ष 2017 में पूर्ण सदस्य बनाया गया। अच्छा, तो यहाँ पर यह दिया गया है कि दोनों देशों को, भारत और पाकिस्तान को 2017 में पूर्ण सदस्य बनाया गया है। ड्रग कंट्रोल ऑपरेशन पर भारत और, अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ड्रग कंट्रोल ऑपरेशन पर भारत और म्यांमार के बीच द्विपक्षीय बैठक आयोजित की गई। तो कल 13 दिसंबर को ड्रग कंट्रोल ऑपरेशन ऑफ इंडिया और भारत और म्यांमार के बीच द्विपक्षीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें भारत की
नारकोटिक्स थी और बोर्ड थी, और वहाँ की भी एक बोर्ड थी। देखते हैं अब यहाँ पर विस्तृत हम। ड्रग कंट्रोल ऑपरेशन पर 5वीं भारत म्यांमार द्विपक्षीय बैठक हाल ही में आयोजित की गई। इस बैठक के दौरान नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ऑफ इंडिया और जो म्यांमार की बोर्ड है सेंट्रल कमिटी ऑन ड्रग एब्यूज कंट्रोल ने नए साइकोट्रोपिक पदार्थों ड्रग बरामदगी पर जांच के संचालन करने के लिए समय पर सूचना का आदान प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की है। तो जो भी ड्रग्स आएंगे विदेश जो आएंगे जैसे बॉर्डर पर होती है म्यांमार से मिजोरम से, तो उनसे जो बॉर्डर से आवाजाही होती है सामाजिक तत्वों के द्वारा, उनकी देख रेख करेगी नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया और म्यांमार के सेंट्रल कमिटी ऑन ड्रग एब्यूज। दोनों ने समझौता किया है, सहमति व्यक्त की है। तो पृष्ठभूमि देखते हैं। हाल ही में जारी स्माइलिंग इन इंडिया रिपोर्ट 2020 के अनुसार मिजोरम म्यांमार से मादक पदार्थों को तस्करी के प्रमुख मार्गों में से एक के रूप में उभरा है। तो म्यांमार से उत्तर पूर्व में सिंथेटिक ड्रग्स याबा टैबलेट की तस्करी की जा रही है। तो म्यांमार से उत्तर पूर्व में सिंथेटिक ड्रग्स और याबा टैबलेट की तस्करी की जा रही है, आवाजाही हो रही है। यह मुख्य रूप से स्वर्ण त्रिभुज क्षेत्र के कारण होता है। तो स्वर्ण त्रिभुज के कारण होता है यह आवाजाही, जहाँ थाईलैंड, म्यांमार और लाओस की सीमा के क्षेत्र में मेथ का उत्पादन किया जा रहा है। तो मेथ को थाईलैंड में याबा और बांग्लादेश में बाबा कहा जाता है। तो मेथ को थाईलैंड में याबा और बांग्लादेश में बाबा कहा जाता है। अब भारत और म्यांमार के संबंधों को देखते हैं। भारत और म्यांमार एक त्रिपक्षीय राजमार्ग और कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट पर का निर्माण कर रहे हैं। यह मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट कोलकाता को सिटवे बंदरगाह से जोड़ता है। तो कोलकाता के सिटवे बंदरगाह से जोड़ता है यह मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। देखते हैं भारत और म्यांमार में रह रहे शरणार्थी उत्तर पूर्व के क्षेत्र के उग्रवादी समूहों से चिंतित है। वे नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड और यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट के हैं। मई 2020 में म्यांमार ने भारतीय विद्रोही समूहों के 22 कैडरों को सौंप दिया था। भारत और म्यांमार ने हाल ही में ऊर्जा, संचार, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 10 समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों देशों के बीच मौजूदा द्विपक्षीय व्यापार $1.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है। तो $1.7 बिलियन का इस समय भारत और म्यांमार के बीच द्विपक्षीय व्यापार होता है। भारत म्यांमार का 5वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। तो भारत दुनिया का म्यांमार के साथ 5वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। भारत के लिए महत्वपूर्ण म्यांमार क्यों है? अब देखते हैं कि भारत के लिए म्यांमार क्यों महत्वपूर्ण है। म्यांमार भारत की सीमा पर एकमात्र आसियान देश है। आसियान देश है। भारत के अनुसार म्यांमार दक्षिण पूर्व एशिया का प्रवेश द्वार है। तो भारत के अनुसार भारत मानता है कि म्यांमार दक्षिण पूर्व एशिया में प्रवेश द्वार है भारत का। और भारत ने अपने एक्ट ईस्ट पॉलिटी, तो जो एक्ट ईस्ट पॉलिटी है पॉलिसी है भारत की, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, इसके तहत म्यांमार के साथ सहयोग बढ़ाने पर भारत ने जोर दिया है। अब देखते हैं, अब यहाँ पर हमने सिनेमा स्कोप को तो आपको बता ही दिया है, तो इसलिए हम इसे हटा देते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है चीन और पाकिस्तान के बीच शाहीन युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया। तो चीन और पाकिस्तान के बीच शाहीन युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया है, इसके बारे में देखते हैं। हाल ही में चीन और पाकिस्तान के बीच शाहीन युद्ध हवाई युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया। पाकिस्तान के सिंध में भोलारी में किया गया यह युद्धाभ्यास। तो पाकिस्तान के सिंध के भोलारी में किया गया अभ्यास। इस अभ्यास का 9वां संस्करण है। इस अभ्यास का आयोजन वर्ष 2011 में से किया जा रहा है। तो वर्ष 2011 से इसका अभ्यास किया जा रहा है, जिसका नाम है शाहीन युद्ध अभ्यास। तो 2011 से किया जा रहा है और इसका यह
9वां संस्करण है। तो 9वां संस्करण है, प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। मुख्य बिंदु देखते हैं क्या है इसके। इस अभ्यास में दोनों देशों के लगभग 50 लड़ाकू विमानों ने हिस्सा लिया, जिसमें JF-17 मिराज 33 और J-10 और J-11 जैसे लड़ाकू विमान शामिल हुए। गौरतलब है कि इस अभ्यास में पाकिस्तान के प्रमुख लड़ाकू विमान F-16 मिराज जो है शामिल नहीं है। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों की वायुसेनाओं के बीच इंटरऑपरेबिलिटी और अच्छा सहयोग को बढ़ावा देना है। गौरतलब है कि यह अभ्यास एक ऐसे समय में हो रहा है जब भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख और स्टैंड ऑफ जारी है। तो भारतीय वायुसेना इस सैन्य अभ्यास के बारीकी से मॉनिटर कर रही है, छानबीन कर रही है। गौरतलब है कि पिछले कुछ समय से चीन और पाकिस्तान के बीच संबंधों में मजबूती आई है। चीन पाकिस्तान में कई आर्थिक गलियारों का आर्थिक गतिविधियों में भी संलग्न है, जैसे शिपिंग और वहाँ पर जो हथियार देना है चीन पाकिस्तान को। तो शाहीन देखते हैं, शाहीन क्या है? यह एक युद्ध हवाई अभ्यास है। इसका उद्देश्य दोनों देशों की वायु सेनाओं के बीच इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ावा देना है। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच के संबंधों को मजबूत बनाना है। इस अभ्यास में पाकिस्तान JF-17 लड़ाकू विमानों की हिस्सा ले रहा है। अभ्यास में चीन की ओर से J-10 और J-Air एयरक्राफ्ट हिस्सा ले रहे हैं। अब देखते हैं मोरक्को और इजराइल के संबंधों के नई आयाम सामान्य करेगा। अमेरिका ने विवादित पश्चिमी सहारा क्षेत्र पर मोरक्को के दावों को मान्यता देने पर सहमति व्यक्त की है। मोरक्को, मिस्र, जॉर्डन के साथ अमेरिका की मध्यस्थता में इजराइल के साथ संबंधों को समान करने वाला छठा अरब देश बन गया है। दोनों देशों ने अब कूटनीतिक संबंध स्थापित कर लिए हैं। बस इसको हम इतना नहीं देखते हैं, आप PDF में इसको पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। अब देखते हैं पश्चिमी सहारा पर मोरक्को का दावा क्या है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं यूनेस्को शेख, यहाँ पर इस हमें हेडिंग करना था। यूनेस्को शेख मुजीबुर रहमान के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार लॉन्च करेगा। तो बांग्लादेश की खबर है। यूनेस्को जो शेख मुजीबुर रहमान है उनके नाम पर यूनेस्को एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार लॉन्च करेगा। इसके बारे में देखते हैं। तो यूनेस्को ने बांग्लादेश के पिता कहे जाने वाले शेख मुजीबुर रहमान के नाम पर रचनात्मक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में एक पुरस्कार शुरू करने का निर्णय लिया है। तो बांग्लादेश के पिता कहे जाते हैं शेख मुजीबुर रहमान। यह पुरस्कार नवंबर 2021 में शुरू किया जाएगा। इस पुरस्कार के विजेता को 50,000 अमेरिकी डॉलर प्रदान किए जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एंड साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका इंग्लिश में नाम होगा यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र संगठन है जो दुनिया भर में ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों को संरक्षित रखने में मदद करता है। चलिए आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि यूनेस्को में इस समय भारत की कितने साइटें शामिल हैं, कितने स्थल शामिल हैं यूनेस्को की साइट में। और नया अभी हाल ही में कौन शामिल किया गया है, इसको भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए मेंशन करिए। जो दुनिया भर में ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों को संरक्षित रखने में मदद करता है यूनेस्को। यह फ्रांस में स्थित एक बहुराष्ट्रीय एजेंसी है। तो फ्रांस में इसका मुख्यालय है, जिसकी स्थापना वर्ष 1945 में की गई थी। यह साक्षरता और यौन शिक्षा के साथ साथ दुनिया भर के देशों में लैंगिक समानता को सुधार करने का बढ़ावा देता है। यह विश्व धरोहर स्थलों को पहचानने और प्राचीन खंडहर, गांवों और मंदिरों और ऐतिहासिक स्थलों जैसे सांस्कृतिक और विरासत स्थलों को संरक्षित करने के लिए भी पहचाना जाता है। अब देखते हैं बंगबंधु जो मुजीबुर रहमान है उनके बारे में। शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के राजनेता थे। उन्हें बांग्लादेश का पिता कहा जाता है। वह बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति थे और बाद में उन्होंने 1971 और 1975 के बीच बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। 1975 में उनकी हत्या कर दी गई। 1970 में पूर्वी पाकिस्तान, जिसका नाम बांग्लादेश है, में हुए चुनाव में बंगबंधु के नेतृत्व में अवामी लीग पार्टी ने चुनाव जीता। जुल्फिकार अली भुट्टो के नेतृत्व में पाकिस्तान सरकार ने बांग्लादेश को अधिक स्वायत्तता देना और अन्य मांगों को प्रदान करने में संकोच किया। यह इसका परिणाम रहा कि 1971 में युद्ध का आधार हुआ, जहां भारत ने बांग्लादेश के साथ हाथ मिलाया और इंदिरा गांधी की सरकार ने बांग्लादेश को आज़ाद कराने में सहायता की।
तब बंगबंधु ने अपनी आत्मकथा में 2 खंड लिखे हैं। उनकी मृत्यु के बाद उनकी पुत्री तथा बांग्लादेश की मौजूदा प्रधानमंत्री शेख हसीना द्वारा पुस्तकें प्रकाशित की गई हैं। तो दोस्तों बस आज के लिए वर्ल्ड अफेयर्स में इतना ही। अब हम आपको अगले वीडियो में देखेंगे कि जो नेक्स्ट करंट अफेयर्स होगा वर्ल्ड अफेयर्स से, उससे हम देखेंगे। तो दोस्तों अगर आपको करंट अफेयर्स अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करके बताइएगा और कमेंट करके बताइएगा कि यह वीडियो आपको मिलती रहनी चाहिए कि नहीं। आपको अच्छा अगर नहीं लगेगा तो हम ये वीडियो नहीं प्रदान करेंगे। तो बहरहाल बस आज के लिए इतना ही। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।